वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपसे रेजोनेंस के बारे में। कल आपको रेजोनेंस पर हमने छोड़ा था, रेजोनेंस के बारे में आपको बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था ओजोन के केस में। अगर मैं ओजोन की बात करता हूँ, सपोज कीजिए मैं इसको स्ट्रक्चर सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ। ऐसे मैंने कल आपको रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बताया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ये ऑक्सीजन हमारा 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 एक स्ट्रक्चर ये बनेगी। और एक स्ट्रक्चर हमारी ये बनेगी इस तरीके से। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल, और ये कहलाती है रेजोनेंस। कल भी मैं आपको बताया था हाइब्रिड। तो क्या होता है, इसी तरह से यहां पर ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। सिमिलरली यहां पर हम आ जाएंगे। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो क्या है, हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कैनोनिकल, और इसको मैं बोलूंगा रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए, जब कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना करता हो, जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सिंगल स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती हो, तो हमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की उस टाइम जरूरत पड़ती है टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। देन देन those structure which explain whole property of molecule is known as resonating hybrid, and other structure is known as resonating or canonical structure or intermediate structure, and this phenomenon known as resonance. तो क्या मतलब हुआ, when single structure, resonance की definition क्या होती है, when single structure of molecule do not explain all properties of molecule, then two or more structure are required to explain the whole property of molecule. Then actual structure is known as resonance hybrid, and other known as resonating or canonical or intermediate, and this phenomenon known as resonance. यानी जब सिंगल स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती हो, तो हमें दो या दो से स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है सब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। उनमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो बाकी स्ट्रक्चर होती है उनको रेजोनेटिंग या कैनोनिकल बोलते हैं। और इकट्ठा क्या कहलाती है हमारी, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस कहलाती है। अब आप जैसे इसमें देख रहे होंगे, यहां पर इस मान लीजिए मैं इस ऑक्सीजन को फर्स्ट मान लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने इसको नंबर फर्स्ट दिया, ये हमारा ऑक्सीजन फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन हमारा सेकंड है, ऑक्सीजन हमारा थर्ड है। तो यहां भी ये ऑक्सीजन वन है, ये ऑक्सीजन टू है, ये ऑक्सीजन थ्री है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप यहां देखेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ फर्स्ट और सेकंड के बाद सिंगल बॉन्ड है, और डबल और थर्ड के बीच क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, यानी नंबर टू और नंबर थ्री के बीच डबल बॉन्ड है। लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये तीसरी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, ये कहती है जी ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है। दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। आपको दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है और दूसरा बॉन्ड आपको डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये डॉट इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है। इसको डीलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ना तो पूरी प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगी, ना प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगी, ये पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देती है। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। जब हम एक्चुअल में देखते हैं, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ डबल बॉन्ड लेंथ नहीं है। क्या है दोनों बॉन्ड लेंथ, ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड क्या हमारे बराबर है। इसी तरीके से आप बेंजीन में आ जाइए। सपोज कीजिए बेंजीन में 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर ये 4 5 एंड 6। तो यहाँ भी कार्बन ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, ये आपस में मिले होते हैं, कभी सोचो ये मिल नहीं रहे। ठीक है, ये आपका ऐसे मिल गए। यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, बेंजीन को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि बेंजीन के अंदर
ये जो बॉन्ड लेंथ आपको ये दिखाई दे रही है ये 135 पिकोमीटर में है, और ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये हमारी क्या है 154 पिकोमीटर की है। यानी बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है 3 सिंगल बॉन्ड है, तो जो हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो 135 पिकोमीटर। लेकिन जब हम एक्चुअल में कैकुले ने इसको, कैकुले साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि ना तो बॉन्ड लेंथ डबल की है ना सिंगल की है। अगर हम ये इस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे ये सारी बॉन्ड लेंथ लगभग 142 पिकोमीटर है। यानी ना तो बॉन्ड कंप्लीटली सिंगल है ना बॉन्ड क्या है हमारा कंप्लीटली डबल है। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड लेंथ आपको 140 दिखाई दे रही है, दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यानी जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन में वो 142 पिकोमीटर होती है। इसका मतलब ये है ना तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या है सिंगल है ना बॉन्ड लेंथ हमारी डबल है, यानी ना तो बॉन्ड पर्टिकुलर सिंगल हुआ ना पर्टिकुलर डबल हुआ, ये इंटरमीडिएट ऑफ डबल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आ गई। ठीक बेटा, अब आप यहाँ आ जाइएगा। इसी तरह अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, ये हमारा किसका नाइट्रेट आयंस का स्ट्रक्चर होती है। तो हम ये जानते हैं कि ना तो पूरी प्रॉपर्टी, ये जो आप ये देख रहे हैं 1 2 ये दो स्ट्रक्चर जहाँ पे निशान लगाया ये आपकी रेजोनेटिंग या कैनोनिकल, ये इनको हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर मानते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर मानते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है एक्चुअल, और ये बाकी जो हमारी जो कैनोनिकल है ये कौन सी कहलाती है हमारी इमेजनरी, ये इमेजनरी कहलाती है। और जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होती है इसको बोलते हैं एक्चुअल, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो आपसे वो किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को पूछ सकता है। हालांकि आपके यहाँ पर ओजोन दिया हुआ है तो आप बताएंगे, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। When single structure of molecule do not describe all properties of molecule, then two or more structures are required to explain whole properties of molecule. Then actual structure is known as resonance hybrid, and other as known as resonating or canonical, and this phenomenon is known as resonance. इसको हम resonance बोलते हैं। तो किसी भी resonance बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको लूज स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि लूज स्ट्रक्चर हमारी कैसे बनेगी। लूज स्ट्रक्चर अगर नहीं बनाएंगे तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई हमारी। ये मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल बताया 1 2 3। एक आप कार्बोनेट का भी साथ मैंने आपको कल बताया था, कार्बोनेट का अगर आप बनाना चाहते हैं कार्बोनेट का बना सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा कार्बोनेट कैसे बनाएंगे। अब उसके बाद बात आती है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी अगर बॉन्ड लेंथ अलग है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी अलग होगी, और एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी इनमें जो भी आपकी मोस्ट रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी का डिफरेंस, और एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड वो हमारी क्या कहलाती है, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो हम रेजोनेंस एनर्जी निकाल लेते हैं। हालांकि आपके यहाँ पर केवल रेजोनेंस दिया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर दिए हैं और उसकी प्रॉपर्टी दी है, ये आपके यहाँ पर सिंपल समझने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है, रेजोनेंस ऑफ हाइब्रिड, यानी एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड यानी इसकी एनर्जी और इनमें से किसी स्ट्रक्चर एनर्जी, इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए, greater the number of resonating structure, greater will be resonance, which result greater stability of molecule। यानी किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही वहां पर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, और जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी उतनी ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें हमारी क्या बन रही है 1 2 3 स्ट्रक्चर बन रही है। इसमें कितनी बन रही है हमारी, इसमें 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बन रही है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करने लगूँ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन होगा NO3, क्योंकि यहाँ पर क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होती है। तो जितनी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतना ही उसमें ज्यादा रेजोनेंस माना जाता है, और उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नंबर 2, हायर द रेजोनेंस एनर्जी, जितना भी किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ जाता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रेजोनेंस से पर्टिकुलर में ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है। जैसे आप इसे समझ सकते हैं, बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड है, उसके बावजूद बेंजीन स्टेबल की तरह काम करती है, रिएक्टिव नहीं। जैसे आप देखेंगे, आपने सुना हो एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं CS2 डबल बॉन्ड CS2,
अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन के ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ, मान लीजिए ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बनाएगा CH2Br और आपका Br, यहाँ Br बनाएगा। यानी ये तो ऐसे रिएक्शन दिखा देगा लेकिन बेंजीन नहीं दिखाएगा, जबकि उसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है 3 डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है। तीसरा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड हैव लो एनर्जी। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है यानी इसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी से क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो जितनी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी किसके मुकाबले, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये कुछ हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अब रेजोनेंस में कुछ हमारा कंफ्यूजन होने का खतरा रहता है, तो उसको समझ लीजिएगा। रेजोनेंस में कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। आप सोचे जैसे मैंने लिखा 1 2 3, आप सोचे ये डबल बॉन्ड तो 1 2 के बीच में, तो ये ऑक्सीजन हमारा इधर आ गया होगा, नहीं, ये 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 3 की सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ सॉरी, यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ 1 2 के बीच क्या हुआ हमारा, सिंगल बॉन्ड, और 1 3 के बीच में क्या हुआ, डबल बॉन्ड। तो इनकी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई, जो एटम था वो यहीं रहेगा, जो एटम यहाँ था वो यहीं रहेगा। तो इन एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर में जितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी उतने ही लॉन पेयर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे इसमें ज्यादा होंगे। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या 1 2 3 4 5 6 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम किसको समझते हैं, रेजोनेंस को समझते हैं, ये हमारा रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है बेटा। और ले लीजिएगा, बहुत पूछते हैं आपसे वो कार्बोनेट के बारे में कि कार्बोनेट की रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाइएगा, तो आप क्या करेंगे, देखो मान लीजिए मैं आपको कार्बोनेट की रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तो कार्बोनेट की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं किस तरह से, देखिएगा पहले हमें लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। मान लीजिए सी, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन हुआ, यहाँ हमारा एक ऑक्सीजन, यहाँ हमारा दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ हमारा तीसरा ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके ऊपर क्या हमारा 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं। उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम 2 ऑक्सीजन पे लिखेंगे, एक सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिख दिया इस वाले ऑक्सीजन पर, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास, और जो हमारा ये आपका कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने ब्लैक कलर से शो कर दिया। ये है हमारा 1 2 3 एंड 4, बॉन्ड बना दिया हमने यहाँ पर, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना। तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारी, बन जाएगी बेटा 2 माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं जरूरी नहीं है ये स्ट्रक्चर से शो को, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाई जा सकती है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हम क्या करें 2 माइनस कर दें, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, हमने ऐसे कर दिया। जरूरी नहीं ये हो, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हमारा डबल बॉन्ड हो, हम इसको ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 2 माइनस, ये चार्ज इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब की बजाय हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे इसको। कौन स्ट्रक्चर होगी, जैसे मान लीजिए हमने लिया ये वाली स्ट्रक्चर, ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तीनों, ये स्ट्रक्चर यही है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां हमने कार्बन लिया, उसके बाद आपका ऑक्सीजन एक यहाँ, उसके बाद आपके इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पर, ये आपका ऑक्सीजन लिया 1 2 3 4, एक सेकेंड,
सिंगल से बना देते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, इसमें लोन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरीके से कार्बोनेट का रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारा रेजोनेंस कहलाता है। तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है, इनऑर्गेनिक में भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बड़ा हेल्प करेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कैसे समझेंगे। ठीक है जी। और इनऑर्गेनिक में हमारा कैसे एक्सप्लेन होता है, तो हम रेजोनेंस को बता देंगे। फिर दोबारा समझ लीजिएगा। When single structure of molecule do not explain all the properties of molecule, then two or more structure are required. Actual structure is known as resonance hybrid, other known as resonating or canonical, and this phenomenon is known as resonance. Due to resonance, stability of molecule increase. रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हमने बताया आपको रेजोनेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका रेजोनेंस हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं अब आपके यहाँ पर एक थ्योरी आती है, इसको बोलते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या इसका दूसरा नाम होता है V.S.E.P.R, वेस्पर थ्योरी बोल देते हैं इसको, वेस्पर थ्योरी। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी के कुछ पॉइंट आते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखिए, जो आपको बताया था इससे पहले ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ने हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं बताई कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। उसने तो ये बता दिया कि आप क्या करेंगे, केवल आप एच का कॉनिकल, अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखनी है तो आप लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन उनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो उनकी शेप होती है, उसको हमारा नहीं एक्सप्लेन किया गया। किसके द्वारा, आपका ऑक्टेट रूल के द्वारा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी नई थ्योरी है जिसको बोलते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी। अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट होते हैं, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिख के बताता हूं। पहली बात तो उन्होंने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिपेंड करती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है वेदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो। मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन, जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, और लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते। तो इसकी थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है, तो पहली बात तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, ज्योमेट्री मतलब शेप होता है, वो डिपेंड करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल ऑफ सेंट्रल एटम, वेदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो। नंबर 2, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दे आर नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Therefore, they repel to each other to have minimum repulsive energy which correspond to maximum stability। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपने सुना होगा फिजिक्स में भी कि जब सेम चार्ज होता है तो रिपेल करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और अगर मान लीजिए अलग चार्ज होगा, डिफरेंट चार्ज होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट लेते हैं, मान लीजिए आपने एक मैग्नेट ये लिए और एक मैग्नेट आपने ये लिए। अगर मान लीजिए दोनों की क्या करेंगे, आप दोनों के नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर आप साउथ पोल मिलाएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप सेम चार्ज लेते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और
डिफरेंट चार्ज लेते हैं तो एक दूसरे में अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये तो दूसरा पॉइंट क्या था, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज सो दे रिपेल टू ईच अदर टू हैव मिनिमम रिपल्सिव एनर्जी विच कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए दो पहलवान लड़ रहे हैं, दोनों की ताकत बराबर है, WWF की कुश्ती हो रही है। अब दोनों क्या है, लड़ने के लिए आए हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे आपस में, मान लीजिए दोनों लड़ना शुरू किया, दोनों के बीच में क्या सेम ताकत है, अब वो रिपेल करेंगे। मान लीजिए इसको पीछे धक्का दे रहा है, इसको पीछे धक्का दे रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये धक्का देते देते मान लीजिए इस कंडीशन में आ गए, इस पोजीशन में, अब चूंकि दोनों की एनर्जी बराबर है तो ना तो इसको ये खिसका पाएगा ना इसको खिसका पाएगा। तो एक तरह से क्या आ गया हमारी, ये ट्राइंगुलर या वी शेप स्ट्रक्चर बन गया हमारी, ये वी शेप स्ट्रक्चर होगी, ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उनकी एनर्जी कम से कम ना हो जाए। ये दूसरा पॉइंट है उनका। तीसरा पॉइंट क्या है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्विवेलेंट। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो बराबर नहीं होती। सबसे ज्यादा जो होती है वो लोन पेयर में होती है। यानी अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स रिपल्सन होगी। अगर कोई बॉन्ड पेयर लोन पेयर है तो उनके बीच में लोन पेयर से कम होगी। अगर वो बॉन्ड पेयर है तो उनके बीच में रिपल्सन और भी कम होगी। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो आप इसको बताएंगे। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या होता है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। यानी अगर हमारे यहाँ पर बॉन्ड एंगल सपोज कीजिए क्या है 120 डिग्री है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, 180 डिग्री है तो रिपल्सन क्या होगा, कम से कम होगा, 90 होगा तो रिपल्सन क्या होगा हमारा, सपोज कि 90 डिग्री एंगल है तो रिपल्सन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और अगर 120 डिग्री है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और कम होगा, और अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के। अब आप कहेंगे डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मान ली डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में लेते हैं तो क्या करेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अगर आप सिंगल बॉन्ड लेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ये कहते हैं जितनी ताकत से सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेगा उतनी ही ताकत से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं। यानी जो रिपल्सन पावर है सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर की वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कम होगा, नहीं, सबके अंदर क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के हैं तो उनको बोलते हैं सिंगल सुपर पेयर। क्या कहलाते हैं वो, सिंगल सुपर पेयर। इनको सिंगल सुपर पेयर बोलते हैं। तो इस तरह से 5 पॉइंट उन्होंने बताए जो कहलाते हैं मेन पोस्टुलेट ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो वो उनको मैं यहां लिख देता हूं। तो पहला पॉइंट क्या है समझिएगा, पहला पॉइंट आपको मैंने भी समझाया, अब हम इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे समझिएगा जी। पहला पॉइंट नंबर 1, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसको ज्योमेट्री भी बोलते हैं, डिपेंड अपॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल of central atom whether बॉन्ड पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, इनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं बीपी, और लॉन पेयर, चाहे वो लॉन पेयर हो, लॉन पेयर को बोल देते हैं एलपी। ये तो पहला पॉइंट हो बेटा हमारा। अब इसके बाद क्या था हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरे पॉइंट को समझिएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है नंबर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे होते हैं वो, नेगेटिवली चार्ज एंड रिपेल टू ईच अदर to have
minimum repulsive energy to have minimum repulsive energy which corresponds to maximum stability। ये इसका दूसरा पॉइंट है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और एक दूसरे को तब तक रिपेल करते हैं जब तक कि उनकी जो रिपल्सिव एनर्जी है उनके बीच में रिपल्सन जो है वो कम से कम ना हो जाए। ठीक है, जितनी उनकी रिपल्सिव एनर्जी कम होगी उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट हुआ। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बीच में, आर नॉट इक्वल। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच बराबर नहीं होती। कैसे होगी, सबसे ज्यादा एलपी यानी लॉन पेयर होंगे तो उनके बीच सबसे ज्यादा, उसके बाद एलपी बीपी यानी अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है तो और भी कम, और अगर मान लीजिए हमारा क्या है बॉन्ड पेयर है तो क्या होगी सबसे कम। आप नीचे लिख देंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है वो घट जाती है, यानी सबसे ज्यादा लॉन पेयर में, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, चौथा सॉरी, आप लिखेंगे नंबर 4, द फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। अब देखो बॉन्ड एंगल की बात आ गई यहां पर। बॉन्ड एंगल बेटा आपको बताया था बॉन्ड पैरामीटर में। ठीक है, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो घटती चली जाती है जैसे बॉन्ड एंगल उनके पीछे बढ़ता है। मान लिया अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है इलेक्ट्रॉन पेयर में तो सबसे ज्यादा होगा रिपल्सन, और अगर मान लीजिए 120 डिग्री है तो और भी कम, और 180 डिग्री है तो क्या होगा, रिपल्सन डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद आपका नंबर 5 पॉइंट आता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर रिगार्डेड, मान लिया माना जाता है, रिगार्डेड एज सिंगल सुपर पेयर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को उनको सिंगल सुपर पेयर मानते हैं, एंड हैव और रखते हैं सेम रिपल्सन पावर एज दैट ऑफ लॉन पेयर, दैट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये आपके 5 पॉइंट हुए बेटा, इसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी या वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। समझिए फिर दोबारा कि आपकी एक नई थ्योरी है। देखिए जो हमारी ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेट रूल ने हमें कभी ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, उसकी शेप क्या होनी चाहिए। तो उसको बताने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसको बोलते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो उन्होंने इसके लिए पहले कुछ अपने पॉइंट बताए, और पॉइंट बताने के बाद में उस थ्योरी के अनुसार फिर हमने स्ट्रक्चर बनाई। तो पहला पॉइंट क्या था, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल यानी ज्योमेट्री जो बोलते हैं इसको, डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन इन डिपेंड अपॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल ऑफ सेंट्रल एटम, वेदर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लॉन पेयर हो, उनके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर आर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज होते हैं
एंड रिपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, टू हैव मिनिमम रिपल्सिव एनर्जी, ताकि उनके बीच की एनर्जी कम से कम हो जाए, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ताकि उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, यानी उनके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं उस केस में। उसके बाद उन्होंने कहा द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्वल, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपका बराबर नहीं होती। सबसे ज्यादा किसमें होती है, लोन पेयर में, उससे कम होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उससे भी कम होती है बॉन्ड पेयर में। लिखा आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज। चौथा पॉइंट होता है द फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्सन घटती चली जाएगी। पांचों पॉइंट उन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर रिगार्डेड एज सिंगल सुपर पेयर एंड हैव सेम रिपल्सन एज दैट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी जो डबल बॉन्ड, आप ऐसे समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रिपल्सिव पावर होती है डबल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के बराबर ही माना गया है, दैट इज रिगार्डेड एज द सेम रिपल्सिव पावर एज द सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होंगे तो उनको बोलेंगे सिंगल सुपर पेयर। तो ये आपकी 5 पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्या, आपका मेन पोस्टुलेट ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इसके अनुसार हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी समझ लीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं मॉलिक्यूल, यहां लिख रहा हूं मैं इसकी लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, यहां लिख रहा हूं मैं इसकी शेप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, और इधर लिख रहा हूं मैं आपका, इसके बाद हम लेते हैं बॉन्ड पेयर, यहां ले रहे हैं हम बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब जैसे पहला मॉलिक्यूल है हमारा BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ठीक, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, बॉन्ड पेयर 2। कैसे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे बेरिलियम, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक यहां पर, उसके बाद आप क्या दिखाएंगे, क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटम इधर एक इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनके आप बॉन्डिंग बना देंगे, ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर हो गई। शेप अगर हम बताएंगे तो शेप हम ऐसे बनाएंगे इसकी, BeCl2 यानी BeCl ऐसे, और इनके बीच बेटा ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ये कहलाती है हमारी लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में 180 डिग्री का एंगल है तो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी हमारी, लीनियर कहलाएगी। इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, समझ गए आप इस बात को। तो देखिए लुईस स्ट्रक्चर ने केवल आपको ये बताया था कि हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उसको शेप नहीं बताई थी। शेप किसने बताई थी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने, वो शेप इसने बताई है। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे आपने सुनाओ BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे बेटा, 3। ये बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है दो हमारे। अगर मैं BF3 की बात करता हूँ तो 1 2 एंड 3, जब आपको मैंने बताया था लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैंने कहा आगे पता चलेगा आपको कैसे, हमें कैसे रखना उनको, तो ये इसी स्ट्रक्चर पता चलता है। उसके बाद हमने क्या ले लिया, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया फ्लोरीन, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमने इनको क्या कर बॉन्ड बना दिया इनके बीच में, बन गई इसकी लुईस स्ट्रक्चर हुई BF3 की। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाता हूं तो आप समझिए एक फ्लोरीनिया, एक फ्लोरीनिया, एक फ्लोरीनिया, और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसके बीच में, 120 डिग्री। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हमारी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 आएगी, जैसे आप लेंगे SiCl4,
यानी SiCl4, ठीक है, या CH4 आप ले ले जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो हमारे 4। ठीक है बेटा, बस आज आप इसको इतना ही समझेंगे, बाकी आपको कल बताएंगे। थैंक यू।